हेलो बोर्ड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित हसीन हियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों को अपने मार्किंग स्कीम को लेकर, अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस को लेकर बहुत बड़ा जो डाउट निकल कर सामने आ रहा है कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, मैं 70 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं 60 प्लस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्या इतने मेरे मार्क्स जो वो बन जाएंगे, मैं इतने पेजेस भर के आया हूँ, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाकर आया हूँ। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन जो बच्चों के माइंड में जो चल रही है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना ही बोलना चाहूंगा क्लास 10th वाले बच्चों को खास करके, देखो बच्चों, आपके हाल ही में एग्जाम्स जो है फिनिश हुए। पूरे साल हमने जिंद जान अपनी पूरी मेहनत जो अपनी एक दिन रात करके अपनी इतनी मेहनत की है, तो अभी आपका थोड़ा सा चिल करने का टाइम है। ना कोई हाथ में बुक है, ना किसी तरह का स्ट्रेस है, तो थोड़े से टाइम को 5-6 दिन, कम से कम हो सके तो 10 दिन तक अपने माइंड को क्या करो, फ्रेश करो। क्योंकि अभी सिर्फ हमें ये 10 दिन फ्रेश होने के लिए ही मिले हैं, ना कि अगेन दोबारा से किसी तरह का स्ट्रेस लेने के लिए। अभी आपने लाइफ का सिर्फ एक स्टेप क्लियर किया है, अभी आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे स्टेप्स जो वो आने बाकी हैं। अभी आपको स्कूल लाइफ की 11th 12th देखनी है, फिर आपको कॉलेज लाइफ देखनी है, फिर जॉब लाइफ देखनी है। बहुत लंबा करियर अभी आपका चलेगा, इसलिए थोड़ा सा अपने माइंड को स्ट्रेस जो है रिलीज करो, स्ट्रेस फ्री करो, और थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंसंट्रेट करो, फोकस करो, और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो। और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना हो सके तो अपने गेम्स खेला करो, जिम वगैरह कर सकते हो तो जिम वगैरह किया करो, तो अपने माइंड को थोड़ा सा फ्रेश किया करो। जो चलो ये तो होगी बात मेन, जो मैंने आपको थोड़ी सी हिंट देना था। बाकी चीजें जो मेन वीडियो आज की मैं बनाने वाला हूँ, वो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ दैट इज अटेम्प्ट क्वेश्चंस को लेकर। तो बच्चों देखो, यहाँ पे पहले आप कुछ स्क्रीनशॉट्स देखो, जो यहाँ पे टॉपर्स के स्क्रीनशॉट है सीबीएसई की बोर्ड शीट के। तो आप इन स्क्रीनशॉट्स के अंदर देख सकते हो कि कैसे बच्चे ने जो क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं उसमें प्रॉपर क्या किया हुआ है। हर क्वेश्चन के अंदर हर चीज को क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। यानी कि उन्होंने अंडरलाइन करने का मतलब यही होता है, आपको पहले बताएगा कि ये जो उस क्वेश्चन के क्या है मेन वर्ड्स है। जो तो बच्चे इस क्वेश्चन को इसी तरह से अटेम्प्ट करके आए हैं और वो क्वेश्चन प्रॉपर 100% सही है, तो इस तरीके के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको बेटा फुल मार्क्स मिलते हैं। कोई भी टीचर, कोई भी इन्विजिलेटर, चाहे आपका सीनियर टीचर है, जूनियर टीचर है, कोई भी टीचर आपकी जो मार्क्स नहीं काट सकता। तो अगर आप 100% श्योर हो कि मैं इसी तरह से अपने सारे के सारे आंसर्स लिख के आया हूँ, इसी तरह से सारे के सारे डायग्राम्स बना के आया हूँ, प्रॉपर नेमिंग की है, प्रॉपर चीजों को हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, तो ऐसे वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी पैनिक और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपके जो है फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे माइंड में एक चीज आ जाती है, यार क्लास में भी अब आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि यार सेम क्वेश्चन मैंने लिखा था, सेम क्वेश्चन दूसरे बच्चे ने सेम टू सेम लिखा था, लेकिन इसको 5 में से 3 नंबर मिले हैं, लेकिन इसको 5 में से 5 नंबर मिल गए हैं। तो मुझे 3 नंबर क्यों मिले हैं, इसको 5 में से 5 नंबर क्यों मिले? हम दोनों ने सेम ही तो लिखा था। तो एक्चुअल में बच्चों के अंदर जो गलती है वो कहाँ से हो जाती है? तो एक्चुअल में जो वो गलती होती है, तो क्या वो बच्चों से ही होती है? क्या टीचर से कोई गलती नहीं हो सकती? हो सकती है। तो अब आपका इस तरह से अगर मान लो टीचर्स के इस तरह से कोई गलती हो जाती है, तो आप उसको क्लेम कैसे कर सकते हो? क्योंकि आपको तो 2 नंबर का नुकसान हो गया ना। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको यही सब चीजें बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूँ फटाफट, कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं तो भाई यार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं अपना हिसाब किताब लगा लेते हैं घर आके। मान लो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लो किसी बच्चे ने एक्सपेक्ट कर लिया कि सर मेरे 60 मार्क्स बन रहे हैं, मैंने एमसीक्यू में मेरे 13 नंबर बन रहे हैं, सेक्शन ए बी में मेरे जो है वो 12 नंबर बन रहे हैं। ऐसे टोटल करके बच्चे क्या कर लेते हैं, 60 मार्क्स बना लेते हैं। तो उनको एक रफली आइडिया मिल जाता है कि सर हाँ मेरे 60 मार्क्स तो बन ही जाएंगे, 58 बन जाएंगे या फिर 62 बन जाएंगे, इतने बन जाएंगे। लेकिन बाय द वे कभी उनका रिजल्ट आ जाता है 45 मार्क्स लगे होते हैं, 50 मार्क्स लगे होते हैं, जबकि उनकी एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, 60। सीधा 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ गया। तो क्या एक्चुअल में 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ सकता है, या फिर यहाँ पे टीचर ने किसी तरह की गड़बड़ी कर दी? तो वो सब चीजों के बारे में अगर बताना चाहता हूँ कि अगर टीचर कोई गड़बड़ी कर देता है और आपकी एक्सपेक्टेशन 60 थी, अगर आप मानते हो कि हाँ 60 के आसपास 58 62 बनने चाहिए, लेकिन 45 कैसे बन गए, 50 कैसे बन गए, तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हो? बच्चों, अगर आप 100% श्योर हो कि मेरे जो 60 मार्क्स बनते ही बनते हैं, 60 के आसपास मेरा जो टोटल है वो बनना चाहिए, लेकिन आपका मार्क्स कितना बन रहा था, 45 या 50 अराउंड, तो इस तरह के केस में अगर आप क्या कर सकते हो, आप सीबीएसई को रीटोटलिंग के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। ये तब आप अप्लाई कर सकते हो जब आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद आपके जो स्टेप्स है वो शुरू हो जाते हैं। सीबीएसई इस चीज के लिए नई अपडेट देता है, एक नया शेड्यूल आता है, गाइडलाइंस आती हैं। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो आप इस चीज को सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हो कि नहीं भाई, जो मेरा टोटल है वो 60 के अराउंड बनना चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से 45 या 50 बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो पेपर होगा वो दोबारा क्या जाएगा, रीटोटल के लिए जाएगा। कोई टीचर, उसका कोई दूसरा टीचर आएगा तो आपका पेपर ओपन करेगा। ओपन करने के बाद क्या करेगा,
उस चीज को क्या करेगा, टोटल करेगा कि आपको जो पूरे के पूरे हर चीज के नंबर मिले हुए हैं। टीचर प्रॉपर वे में आपका पेपर जो चेक करेगा, देखेगा कि हर पॉइंट के आपको जो नंबर मिलेंगे, कोई क्वेश्चन टीचर से छूट तो नहीं गया था जिसने आपका पेपर चेक किया था कि उसके अंदर आपको जो मार्क्स ना मिले हो। ठीक है, मार्क्स इस तरह से चेक करने के बाद फिर वो सारे के सारे क्वेश्चन का यानी कि पूरे के पूरे पेपर का दोबारा से क्या करेगा, टोटल करेगा और चेक करेगा कि आपका जो टोटल अगर मान लो 45 लगाया गया है, क्या वो सच में 45 ही बन रहा है। अगर उसमें गड़बड़ पाई गई तो उसमें आपके जो नंबर है वो बढ़ सकते हैं। तो ये आपका होता है स्टेप 1। उसके बाद क्या करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे टोटल नहीं, मुझे अपना पूरा का पूरा पेपर ही देखना है, तो आप अपनी स्कैन्ड आंसर शीट भी जो है वो सीबीएसई के थ्रू मंगवा सकते हो। लेकिन ये सब प्रोसेस आपका रिजल्ट आने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद शुरू होता है। तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि सीबीएसई इतने दिन कैसे लेता है, ठीक है, 40 दिन 45 दिन 50 दिन बाद आपका जो है वो रिजल्ट आता है। तो 50 दिन के अंदर हर बच्चे की सिंगल बच्चे की सिंगल सब्जेक्ट की कॉपी को स्कैन किया जाता है, स्कैन करके रखा जाता है और प्रॉपर वे में उसको स्टोरेज करा जाता है कि कल को अगर बच्चे को चाहिए हो स्कैन कॉपी तो वो फटाफट वहां से निकाल के आपको कॉपी की पीडीएफ बनाकर जो है वो भेजते हैं, स्कैन करके आपको जो कॉपी वो आपकी दे देंगे, आपकी कॉपी अगर आप मंगवाते हो तो इस स्कैन को आप देख सकते हो कि जो आपकी कॉपी चेक की गई है वो किस वे में चेक की गई है, कहां कहां आपने गलतियां निकाली गई हैं, टीचर्स ने किस किस क्वेश्चन में आपको कितने कितने नंबर दिए गए हैं। तो पूरा पेपर जो है, पूरी आंसर शीट जो है वो आप यहां से मंगवा सकते हो और चेक कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, स्कैन आंसर शीट। लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते, कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट आप अपने पेपर की पीडीएफ को देख सकते हो कि आपको किस किस क्वेश्चन के अंदर कितने कितने नंबर मिले हैं और कहां कहां पे आपकी जो गलतियां हैं वो निकाली गई हैं। सिर्फ इतना सब देख सकते हो आप। सीबीएसई को चैलेंज नहीं कर सकते कि ये मेरा क्वेश्चन सही था, आपने कैसे गलत कर दिया। इस केस में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, जस्ट अपनी स्कैन आंसर शीट को देख सकते हो, दैट्स इट। आफ्टर दैट हमारे पास तीसरा प्रोसेस होता है री इवैल्यूएशन का। अब ये री इवैल्यूएशन क्या होता है? री इवैल्यूएशन बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो है वो री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस आपको अच्छे से समझ लेना, फिर आपको देखना कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना। तो री इवैल्यूएशन एक्चुअल में होता क्या है, मान लो जैसे आपने अपनी स्कैन्ड आंसर शीट को चेक कर लिया, ठीक है, अब आपको लगा कि यार नहीं, मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा था, ठीक है, वो मेरा जो है वो सही था, लेकिन टीचर ने उसको क्या कर रखा है, गलत कर रखा है, तो मुझे ये क्वेश्चन नंबर 2 को सही करवाना है। तो रीवैल्यूएशन के अंदर कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस की आपके पास चॉइस होती है। मान लो सीबीएसई की तरफ से आपको बोला गया कि आप कोई भी एनी 5 क्वेश्चंस के लिए क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। तो रीवैल्यूएशन के अंदर क्या कर सकते हो, आप कोई भी 5 क्वेश्चन को आप पिक करके जो है सीबीएसई को चैलेंज कर सकते हो। जैसे मान लो आपको डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मेरा जो है वो गलत किया गया लेकिन वो सही था। उसके बाद आपको डाउट था कि क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो मेरा सही था लेकिन टीचर ने उसको गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका सही था लेकिन आपको उसमें आधे नंबर मिले या मान लो 0.5 मार्क्स मिले। तो ऐसे करते करते आप 4 से 5 क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, पूरे पेपर में से चैलेंज कर सकते हो। उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रोसेस। मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को चैलेंज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को चैलेंज किया, क्वेश्चन नंबर 10 को चैलेंज किया। तो इस तरह से आप लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को जो है चैलेंज कर सकते हो। बाकी ये कम ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सीबीएसई की जब ऑफिशियल पीडीएफ आएगी 2024 वाली, उसके अंदर हमें एक्चुअल में पता लग जाएगा कितने क्वेश्चन को जो है वो आप चैलेंज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को आपने चैलेंज किया होगा, मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को चैलेंज किया है, तो दोबारा से आपकी जो पेपर होगा, आंसर शीट होगी, उसको ओपन किया जाएगा। ओपन होने के बाद सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाएगा। उसमें जिस क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे उन्हीं क्वेश्चंस को देखा जाएगा। वो बाकी पेपर्स को आपको चेक नहीं देखेंगे कि आपने क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, क्वेश्चन 3 में क्या लिखा है, उन्हें उनसे कोई चीज को लेना देना नहीं है। सिर्फ जो क्वेश्चंस को आप चैलेंज करोगे, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 2 को चैलेंज किया था, तो वो क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करेंगे, चेक करेंगे कि आपका आंसर सही था और कितने नंबर आपको मिले। अगर वो आप सही होगा और टीचर ने गलत किया होगा तो इस केस में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर वो 9 नंबर चेक करेंगे क्योंकि आपने 9 नंबर को चैलेंज किया था, फिर 10 नंबर चैलेंज करेंगे। इस तरह से अगर जो पेपर आपका टीचर, लेकिन वो सेम टीचर नहीं करेगा, इसकी अब की बार कोई दूसरा टीचर चेक करेगा। ठीक है, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। वो जो कोई दूसरा टीचर जो आपका पेपर चेक करेगा, वो देखेगा कि अगर आपने क्वेश्चन सही लिखा हुआ लेकिन टीचर ने गलत किया हुआ, लेकिन फिर भी वो आपको क्या करेगा, नंबर दे देगा। लेकिन अगर आपने सही लिखा हुआ तो, लेकिन अगर वो गलत हुआ तो उस क्वेश्चन को गलत ही रहने देगा। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना। तो ये होता है हमारे पास रीवैल्यूएशन प्रोसेस, जिसमें से आप कुछ क्वेश्चंस को अपने आंसर शीट के अंदर जो है वो चैलेंजेस कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सीधा स्टेप 3 कर लो। आपको पहले स्टेप 1 करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2 करना पड़ेगा, स्टेप 3 करना पड़ेगा। ये सब की डिटेल वीडियो में आपको अलग से सेपरेट में बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, किन कंडीशंस के अंदर अप्लाई करना है। फिलहाल के लिए अब आप ये स्टेप समझ लो कि ऐसा भी सीबीएसई के अंदर जो है वो होता है। और इन सब स्टेप्स के आपको चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे। चार्जेस जो है वो लगते हैं, हर स्टेप के आपको चार्जेस जो है वो देने पड़ेंगे।
अब चार्जेस कितने होंगे वो 2000 की जो लेटेस्ट पीडीएफ आएगी उसके अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन क्लियर कर पाऊंगा इन सब के जो चार्जेस है वो कितने होते हैं और कौन सा स्टेप जो है वो कितने कितने चार्जेस के अंदर हो जाएगा कंप्लीट आपका, ठीक है। लेकिन वो 2000 की पीडीएफ जब आएगी रिजल्ट के बाद तभी हमें जो है सारा का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट पता चलेगा। लेकिन अब आपको टेंशन पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सीबीएसई के अंदर ऐसे स्टेप्स भी होते हैं कि आप घर बैठे अपनी स्कैन कॉपी आंसर शीट को मंगवा सकते हो, रीवैल्यूएशन को प्रोसेस भी कर सकते हो, दोबारा से अपने पेपर का रीटोटल भी करवा सकते हो। इसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं। बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स और होते हैं। नंबर 4 हमारे पास होता है इंप्रूवमेंट एग्जाम, नंबर 5 होता है हमारे पास कंपार्टमेंट एग्जाम। इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा, लेकिन इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। मान लो अगर आपके किसी मार्क्स में इंग्लिश में ले लेते हैं, इंग्लिश में आपके आगे 80 में से मान लो आपके मार्क्स लगे 45, लेकिन आप 45 मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ 45 मार्क्स से, मैं इससे ज्यादा बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। इस केस में आपका जो एग्जाम है वो दोबारा लिया जाएगा। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम के अंदर क्या होगा, तो आप पास तो हो ही ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यार मैं 45 मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, तो मुझे इंग्लिश के अंदर मार्क्स बढ़ाने हैं, तो अगर आपको लगता है कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि नहीं भाई मैं कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म जो फिल कर सकते हो। इस केस में आपका एग्जाम दोबारा होगा, तो उस केस में अगर आपके 45 की जगह 55 लगे तो टोटल में आपके जो है 10 नंबर का जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीमेंट हो जाएगा, 10 नंबर आपका जो है वो बढ़ जाएंगे। लेकिन ये स्टेप तभी उठाना अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे के जो क्लियर कर सकता हूं। मान लो कुछ बच्चे जो है वो 80 में से मान लो 27 वाले यानी कि पॉइंट्स के ऊपर ही पास है, पॉइंट के बॉर्डर लाइन के ऊपर ही पास है 27, तो ऐसे बच्चे अगर चाहते हैं कि मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन दोबारा करके ठीक है अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ, किसी टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए मैं इंग्लिश का एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाया, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी या फिर मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया, तो इस केस में अगर आप चाहते हो तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम का सहारा जो है वो ले सकते हो। तो आप 27 की जगह अगर अच्छा पढ़ लिख के इसको स्कोर कर लो तो आप 70 भी स्कोर कर सकते हो। तो देखो कहाँ 27 कहाँ 70, तो आप अच्छा खासा अपनी परसेंटेज को जो है टोटल के अंदर जो है वो बढ़ा सकते हो, इंग्लिश के स्कोर को भी आप अच्छा खासा बढ़ा सकते हो। तो आफ्टर दैट हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम आता है, दैट इज कंपार्टमेंट एग्जाम। इसके बारे में तो बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा। कंपार्टमेंट एग्जाम वही बच्चे देते हैं जो किसी सब्जेक्ट के अंदर जो है वो फेल हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है वो कंपार्टमेंट एग्जाम उनको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वाले ऑलरेडी मैं डिटेल बना चुका हूँ कि एक एग्जाम के अंदर फेल हो गए तो क्या होगा। ऑप्शनल में ऑप्शनल वाली वीडियो देख लेना कि जो मेन सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल के साथ आपका कैसे रिप्लेस होता है, किन किन कंडीशंस के अंदर रिप्लेस होता है, वो सब कुछ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ। उसकी वीडियो का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि किन बच्चों की कंपार्टमेंट आती है, कैसे आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हो, किन कंडीशंस के साथ, और कौन कौन से सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए सीबीएसई के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड, आगे स्ट्रीम के रिलेटेड, कॉलेज के रिलेटेड, नीट के रिलेटेड, ईच एंड एवरी अपडेट आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही है कि आपको सिर्फ जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो हमें मोटिवेशन मिलती है, तो इसी तरह से जैसे आपको मोटिवेशन मिलती है कि हमारी कॉपीज अच्छे से चेक हो रही है, उसी तरह से जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।